आदाब किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त सज्जू। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो किसान भाइयों, आज मुझे एक छोटी सी नॉलेज इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस वीडियो में जो आपको मछली पालन के बारे में बताऊंगा उससे पहले एक नॉलेज देना चाहता हूं कि किसान भाइयों, जितने भी हमारे नए किसान जो मछली पालन में आना चाहते हैं और या आए थे और उन्होंने मछली पालन बंद कर दिया है, तो किसान भाइयों वो क्या करते हैं कि कभी कभी नया मछली पालन स्टार्ट करने की वजह से, अच्छी नॉलेज ना होने की वजह से, वो अपने माइंड से या किसी और भाई की सलाह से नया एक्सपेरिमेंट कर बैठते हैं और जिसके कारण उन्हें बहुत सारा लॉस होता है। तो किसान भाइयों, जिन लोगों ने मछली पालन 1 या 2 एकड़ के पॉन्ड से करा था, स्टार्ट किया था और उन्होंने मछली पालन बंद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कभी कभी क्या हुआ उनके साथ, या तो शुरू में काफ़ी धोखे हो जाते हैं, उसकी वजह से मछली पालन उन्होंने बंद किया, और या फिर उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट करा और नए एक्सपेरिमेंट में वो सक्सेसफुल नहीं हुए और उसके कारण उन्होंने मछली पालन बंद कर दिया। और जितने भी नए किसान हमारे जो मछली पालन में आना चाहते हैं, 1 या 2 एकड़ या 10 एकड़ 5 एकड़ के से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप एक अच्छे से नॉलेज ले लें। आप चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आप उसका नंबर लें और उससे नॉलेज लें। ये अपना भी दिमाग लगाएं और अपनी माइंड को लगाएं कि मतलब ये नॉलेज जो उन्होंने हमें दी वो सक्सेसफुल है, प्रैक्टिकली वो ठीक होगी या नहीं होगी। और तरह तरह के फार्मों पे जाएं और घूमें और उन लोगों से अपना जो भी बातचीत करके और उनसे सलाह मशवरा लेने के बाद फ़िश फार्मिंग स्टार्ट करें। मेरा आपको ये बताना है कि फ़िश फार्मिंग में काफ़ी लोग क्या करते हैं कि एक ही रंग की मछली का पालन करके सक्सेसफुल ना होके वो लॉस में जाने के बाद और अपना मछली पालन बंद कर देते हैं। तो किसान भाइयों, एक मछली का जो पालन किया जाता है वो है कैटफ़िश, पंगासियस का आप फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं। और तरह तरह की भी बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। हम ज़्यादातर IMC की सलाह आपको देते हैं, क्योंकि IMC फ़िश कल्चर जो है वो एक प्रॉफिट वाला सिस्टम से होता है और पंगासियस का जो फ़िश कल्चर है वो भी प्रॉफिट का होता है। उसमें आपको थोड़ी जानकारी की ज़रूरत होती है। इसीलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप फ़िश कल्चर में कोई नया एक्सपेरिमेंट ना करें, अपनी मर्ज़ी से कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। नए जितने भी हमारे किसान भाई फ़िश फार्मिंग में आना चाहते हैं या आए थे, और जो आए थे जिन्होंने बंद करा है, वो कोशिश करें कि हमसे हमारा नंबर ले लें और या फिर किसी और जानकर्ता से अपना संपर्क बनाएं और फ़िश फार्मिंग स्टार्ट करें। फ़िश फार्मिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है और बिजनेस बनता जा रहा है। इसमें नए युवा इसमें जुड़ते जा रहे हैं और वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको कॉमन कार्प के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। किसी किसान भाई का ये कहना है कि हमें कॉमन कार्प के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए। उसका ये पूछना था कि मुझे कॉमन कार्प खाली सिर्फ कॉमन कार्प का मछली पालन करना है, तो उसके बारे में मुझे नॉलेज चाहिए। तो मैंने उसके पर्पज़ से ये वीडियो आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो किसान भाइयों, हमें जिस मछली पालन को करना होता है, हमें उस मछली के बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ये प्रजाति कैसी है, क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप ये जान लें कि ये जो कॉमन कार्प है वो हम एक चाइनीज़, इसकी जो ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनल जो कॉमन कार्प है वो चाइना से ये मछली आई है। ये चाइना मछली कहलाती है, विदेशी मछली है। हमारे देश की जो मछली हैं वो IMC यानी में इंडियन मेजर कार्प, रोहू, कतला, मृगल, ये हमारी जो 3 मछलियाँ हैं ये हमारी देश की हैं। और जो ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है और सिल्वर कार्प है, ये विदेशी मछलियाँ होती हैं। तो आपको मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि कॉमन कार्प जो है एक विदेशी मछली है। इसका ये एक ज़्यादा खाने वाली मछली है। ये अपनी बॉडी वेट का 2 से 3% 4% तक खा लेती है खाना। और इसका ये एक ख़ासियत होती है कि आप जब फीडिंग अपने तालाब में कराते हैं, आप जब इसकी फीडिंग अपने तालाब में कराते हैं सारी मछलियों के लिए, तब ये क्या करती है, सबसे तेज़ उस फ़िश फीड पे अटैक करती है और दूसरी मछली को खाने से पहले अपने आप खा लेती है। उसके बावजूद भी इसका पेट जो है खाली रहता है। और ये हमारे तालाब में जितने भी प्रकार के जीव
छोटे छोटे जीव रहते हैं उनको भी खाती है, उससे अपना पेट भरती है। तो किसान भाइयों, ये फाइटोप्लैंक्टन हमारा पूरे तरीके से तेज़ी से खा लेती है और बार बार हमें क्या होता है कि ये फिर अच्छी ग्रोथ भी लेती है। लेकिन मेरे किसान भाई, मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि आप इसकी जो मछली पालन करें तो इसकी जो डेंसिटी है ज़्यादा करके नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा रहती है खाने की। ये आपके जो फीड डाल रहे हैं उससे आपकी पूर्ति नहीं कर पाती है, और ये क्या करती है, जितना भी बॉटम में आपकी साइटों में जो बंधे बने हुए होते हैं हमारे पॉन्ड के, उसको धीरे धीरे खाने लगती है और उसमें से ढूंढ ढूंढ के कुछ ना कुछ खाती है, और जिससे मिट्टी गिरती रहती है लगातार और हमारे बंधे कमज़ोर हो जाते हैं। इससे ये नुकसान भी है, इससे बंधे कमज़ोर हो जाते हैं और हमें बरसात में परेशानी का सामना झेलना पड़ सकता है, परेशानी आ सकती है, जिससे नुकसान भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, इसकी जो डेंसिटी है हमें रेशियो के हिसाब से रखना है। हमारे जितने भी विशेषज्ञ, हमारे वैज्ञानिक फ़िश से कल्चर में जो हमें जो समझाया गया है कि इसे हमें रेशियो के हिसाब से इसको रखना है। हमें इतना नहीं रखना है, हमें इसकी जो डेंसिटी है इतनी नहीं रखनी है कि बॉटम में जब ये नीचे ज़्यादा होगी तो फिर जो मिडिल लेयर पे मछली रह रही है और जो ऊपर की सतह पे मछली रह रही है, ज़्यादा गर्मी होने के कारण वो मछली जब नीचे जाती है तो नीचे ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें परेशानी आने लगती है। तो किसान भाइयों, इसका हमारा बॉटम में होना ज़रूरी है, पर इसकी डेंसिटी रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। इसकी जो परसेंटेज है वो हमें अपने वैज्ञानिकी तौर पे विशेषज्ञों की सलाह से, जो हमारे जो कल्चर में मैंने भी आपको पिछली वीडियो में बताया भी होगा, उसके हिसाब से हमें इसकी डेंसिटी रखनी चाहिए। मृगल भी नीचे बॉटम में रहने वाली मछली है, और ये मछली का होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जब ये, इसका फ़ायदा ये है कि जब ये बॉटम में नीचे होती हैं और ये जब पानी को हिलाती हैं, नीचे बॉटम को मूव करती हैं, तब जो उसमें हमारी अमोनिया गैस और तरह तरह की जो गैसें इसके अंदर हमारे बैठ जाती हैं, होती हैं, इकट्ठी होने लगती हैं, उन गैसेस को ये रिलीज़ कर देती है, जिससे हमें एक फ़ायदा भी है। अब इसका होने का ये फ़ायदा है, और इसके ज़्यादा होने से हमें ये नुकसान है कि ये बॉटम में जब ज़्यादा होती है तो ज़्यादा गाढ़ा पानी कर देती है, फाइटोप्लैंक्टन बिल्कुल ख़त्म कर देती है, आपके बंधे को कमज़ोर कर देती है, और ये दूसरी मछलियों को ज़्यादा फिर खाना खाने नहीं देती है। इस वजह से हमें इसकी दिक्कत होती है। और इसकी जो डेंसिटी ज़्यादा होने से या ये कम छोटेपन में भी अपनी ब्रीडिंग कर देती है, 100 ग्राम 150 ग्राम की भी होती है तो ये ब्रीडिंग कर देती है, और उसकी वजह से इसकी हाई डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन जैसी परेशानियाँ, अमोनिया जैसी परेशानी और तरह तरह की इसमें परेशानियाँ हमारे वाटर बॉडी में आने लगती हैं, जिसके कारण हमारे जो मेडिसिन खर्च है वो बढ़ जाता है। जैसे हमें जियोलाइट अभी नहीं डालनी थी, लेकिन हमें जल्दी डालना होगी, और ऑक्सीजन की गोलियां नहीं लगानी, हमें लगाना होंगी, और हमें वाटर एक्सचेंज या हमें वाटर रिसाइकल जल्दी जल्दी चलाना होता है, और एयर रेटर की ज़रूरत होती है। तो हमें कई सारी परेशानियां एक साथ झेलना पड़ सकती हैं। तो किसान भाई, मुझे आपसे ये कहना है कि हमें इसे हाई डेंसिटी में नहीं पालना है, हमें उसी हिसाब से पालना है जो 6 मछलियों का हमारा जो कल्चर है उसी के रेशियो के हिसाब से हमें पालना है। हमें बॉटम में थोड़ा कम मछली रखनी है, लेयर में, बीच की लेयर में हमें थोड़ी ज़्यादा मछली रखना होती है, और ऊपर की लेयर में भी थोड़ी कम मछली रखना होती है, जिससे हमारी मछलियां जब ऊपर से नीचे ज़्यादा जाएं, गर्मी के कारण, पानी गर्म होने के कारण मछली ऊपर ज़्यादा ना आ पाए, तो वो नीचे की सतह में जाए तो उसको दिक्कत ना हो, वहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी ना बढ़े। तो किसान भाइयों, दी गई जानकारी से आपको मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें मेरी वीडियो को, ताकि जितने भी नए किसान भाई हैं या नए किसान भाई फ़िश फार्मिंग में आना चाहते हैं, उन सबको ये नॉलेज मेरी पहुँचे। और मेरी वीडियो में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।